हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के होम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक हमने दो सेट को अच्छे से सॉल्व किया था, जिसमें 2022, 23 और 24 के क्वेश्चंस को हमने शामिल किया था। आज की क्लास में भी हम बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो कपड़े मार्केट में बने बनाए आते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडीमेड कपड़े। ऐसे कपड़ों का निर्माण करते समय नाप की कौन सी विधि का ध्यान रखा जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट और डायरेक्ट सिस्टम दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कपड़े बाजार में रेडीमेड आते हैं उनको बनाने के लिए चेस्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, अर्थात चेस्ट सिस्टम पर उनका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कपड़े काटने का सबसे अच्छा स्थान क्या है? हाथ में लेकर काटें, गोद में रखकर काटें, मेज पर रखकर काटें, या फिर कहीं भी काटें। तो कपड़ों को सिलाई के पहले काटने के लिए उन्हें मेज पर रखकर काटना उचित होता है। तो कपड़ों को काटने के लिए उन्हें मेज पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? जिस डिब्बे में सिलाई का सामान रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सिलाई मशीन, मेज, बक्सा, या फिर सिलाई किट। तो सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को हम लोग सिलाई किट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? सिलाई का सामान जिस डब्बे में रखते हैं वो होता है सिलाई किट। सिलाई किट में कौन सी वस्तु नहीं रखी जाती है? सुई, धागा, कैंची, या फिर चाकू। सिलाई किट में चाकू को नहीं रखा जाता है, क्योंकि सिलाई में चाकू का कोई भी उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्त्र पर निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खड़िया, पेंसिल, सफेद चौक, या फिर मिल्टन चौक। कपड़े पर निशान लगाने के लिए हमेशा मिल्टन चौक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो निशान होता है वो आसानी से छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होना चाहिए? रोएदार ऊनी कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, या फिर सफेद कपड़ा। मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता है वो हमेशा सूती कपड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपड़ा काटने के पूर्व कौन सी क्रिया की जाती है? कपड़े को श्रिंक करना, कपड़े को इस्त्री करना, मिल्टन चौक से निशान लगाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कपड़ा काटने से पहले कपड़े को श्रिंक करेंगे, इस्त्री भी करेंगे और मिल्टन चौक से निशान भी लगाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ये कोई नहीं को काट के इसको सभी कर लें, ऑप्शन गलत हो गया है। इनमें से सभी, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लंबाई मापने की इकाई क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। कपड़े को नापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, तो कपड़े के केस में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में सिलाई करने से किसकी बचत होती है? समय की, धन की, कपड़ा की, या फिर इनमें से सभी की। तो जब हम घर में सिलाई करेंगे तो समय की भी बचत होती है, धन की भी, कपड़े की भी। तो सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, नींबू का रस, मेथिलेटेड स्पिरिट, या फिर नमक का पानी। रेशमी वस्त्रों को चमकाने के लिए हम लोग मेथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करते हैं, इससे कपड़े चमकदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? नहाने का साबुन, सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, या फिर रीठे का घोल। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए हमें सर्फ का प्रयोग करना चाहिए। सर्फ होता है पाउडर वाला साबुन। क्वेश्चन नंबर 12 है,
रीठे के घोल में कौन से वस्त्र धोए जाते हैं? रेशमी तथा सूती, ऊनी व लिनन, रेशमी व ऊनी, रेयान तथा सूती। रीठे के घोल में इनमें से कौन सा कपड़ा धोया जाता है? तो सही जवाब है रेशमी और सूती कपड़े रीठे के घोल में धोए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुष्क धुलाई में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सूखा पाउडर, रासायनिक विलायक, गर्म पानी या फिर इनमें से कोई नहीं। शुष्क धुलाई में हम लोग रासायनिक विलायक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? सिरका, नींबू का रस, अमोनिया या फिर रानी पाल। कच्चे रंग के कपड़े, इनको धोने के लिए पानी में पहले सिरका मिला लिया जाता है जिससे उनका रंग गायब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीठा, मिट्टी, अपमार्जक या फिर सोडा। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए और सूती वस्त्रों को धोने के लिए रीठा का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार के वस्त्रों में गोंद का कलफ मिलाया जाता है? रेशमी, ऊनी, सूती या फिर कृत्रिम। तो इनमें से रेशमी वस्त्रों को धुलने के लिए गोंद का कलफ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिल्क वस्त्रों में कौन सा कलफ लगाया जाता है? अरारोट का, गोंद का, मैदा का या फिर चावल का। सिल्क वस्त्रों में हम लोग गोंद का कलफ लगाते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 18 है, चावल का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? रेशमी, ऊनी, सूती या फिर कृत्रिम। चावल का कलफ हम लोग देते हैं सूती वस्त्रों में। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदर्श रसोई घर कौन सा होता है? एक दीवार का, दो दीवार का, एल आकार का या फिर यू आकार का। आदर्श रसोई घर एक दीवार का होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनाने के बाद गैस के रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। गैस के रेगुलेटर को हमें कब बंद करना चाहिए? कभी कभी, रात में, कभी नहीं या फिर प्रत्येक बार। तो जब भी हम गैस के रेगुलेटर को ऑन करें हमें हर बार रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक बार रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में फर्श की सफाई कब करनी चाहिए? प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या फिर इनमें से कोई नहीं। रसोई घर में फर्श की सफाई हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, हर एक दिन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक प्रकार का ईंधन इनमें से कौन है? लकड़ी, कोयला, कोयले से बनी गुठलियां या फिर गैस। तो इनमें से गैस ये आधुनिक प्रकार का ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गीजर की क्या उपयोगिता है? गीजर हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? केक बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए या फिर पानी ठंडा करने के लिए। गीजर का उपयोग किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ किससे करना चाहिए? सोडा से, विम से, सिरका से या फिर राख से। स्टील के बर्तन को साफ करने के लिए विम का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर सही जवाब है विम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर के सबसे अधिक निकट क्या होना चाहिए? ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, शयन कक्ष या फिर बच्चों का कमरा। किचन के सबसे नजदीक क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सही जवाब है भोजन का कमरा। किचन के सबसे नजदीक बनाया जाता है भोजन कक्ष। भोजन कक्ष को ही डाइनिंग रूम भी कहा जाता है, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि में कौन सहायक है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर सब्जियां। तो इनमें से शरीर की वृद्धि या शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है।
प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फूड भी कहा जाता है। ये शरीर का निर्माण करते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई इनमें से क्या है? ग्राम, औंस, डिग्री या फिर कैलोरी। भोजन से जो भी ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग कैलोरी में नापते हैं। जैसे 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से हमें मिलता है 9 कैलोरी। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमेशा कैलोरी में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दाल, दूध, सब्जी या फिर इनमें से सभी। विटामिन ए हमें दाल से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है, सब्जियों से भी मिलता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोजन परोसने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? हाथ की उंगलियों का, कांटेदार चम्मच का, लकड़ी की छुरियों का या फिर परोसने वाले चम्मच का। तो भोजन परोसने के लिए हमें परोसने वाले चम्मच का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, बी, डी या फिर के। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी, बी के साथ सी भी, बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, के और ई ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? पानी का, सोडा का, चीनी का या फिर नमक का। भोजन पकाने में सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। सोडा का प्रयोग करने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए भोजन में सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत इनमें से क्या है? दाल, चीनी, दूध या फिर संतरा। तो इनमें से चीनी ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। दाल जो है ये प्रोटीन का स्रोत है, तो दालें हम लोग लेते हैं प्रोटीन के लिए। संतरा विटामिन सी का स्रोत है, तो संतरा के लिए याद रखेंगे विटामिन सी। और ये जो दूध है ये दूध संतुलित आहार है, इससे हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत चीनी है जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है? खाने का सोडा मिलाने से कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो सही जवाब है विटामिन बी सबसे अधिक मात्रा में नष्ट होता है यदि हम खाने का सोडा मिलाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के भोजन को पकाने में समय की बचत होती है? भोजन को हम किस प्रकार से पकाएं कि समय नष्ट ना हो, समय की बचत हो? तल कर, उबाल कर, भून कर या फिर प्रेशर कुकर के द्वारा। तो यदि भोजन को प्रेशर कुकर में पकाया जाए तो समय की बचत होती है क्योंकि इसमें भोजन जल्दी पकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोजन पकाने में प्रयुक्त पानी को फेंक देने से किसकी हानि होती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, विटामिन तथा लौह की, विटामिन सी तथा प्रोटीन की, विटामिन बी तथा विटामिन सी की। भोजन में को पकाते समय जो पानी हम लोग फेंक देते हैं उसमें विटामिन बी और आयरन ये नष्ट हो जाता है, ये पानी के साथ चला जाता है और हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा नष्ट होता है विटामिन बी और आयरन। क्वेश्चन नंबर 36 है, नियासिन का स्रोत क्या है? दाल, नट्स, चावल या फिर इनमें से सभी। तो नियासिन का स्रोत है सभी, दाल भी है, नट्स भी है और चावल भी है। तो यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, आहारीय रेशे किस वर्ग से संबंधित है? साधारण कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। आहार में प्रयुक्त रेशे ये प्रोटीन से संबंधित होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 है, गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? विटामिन डी, प्रोटीन, लौह या फिर सोडियम? तो गुड़ से हमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 39 है, त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, बी, के या फिर सी? त्वचा की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है विटामिन सी, और विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे फलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन को गर्म करने से क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर प्रोटीन? जब हम मक्खन को गर्म करते हैं तो विटामिन ए नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च रेशे युक्त, नरम व तरल आहार, उच्च शर्करा युक्त? तो यहाँ पर अतिसार के रोगी को हमें नरम और तरल आहार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, लू से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार का पेय दिया जाता है? चाय, दूध, आम पन्ना या फिर शरबत? यदि किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो उसे हमें आम का पन्ना देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, पेचिश के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? उसमें केवल फल हो, केवल दूध हो, रोटी सब्जी या फिर दही चावल? पेचिश के रोगी को हमें दही और चावल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल या फिर चाय? इनमें से तरल आहार के अंतर्गत नहीं आएगा दाल। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूर्ण तरल आहार इनमें से क्या है? दूध, चाय, दाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें दूध ये पूर्ण तरल आहार माना जाता है, क्योंकि इससे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम आदि तत्व प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी रोगों में कौन सा आहार दिया जाता है? अलग अलग प्रकार के, एक सा, प्रोटीन युक्त या फिर खनिज युक्त? तो अगर अलग अलग रोग है तो हमें अलग अलग प्रकार का आहार देना पड़ेगा। अलग अलग रोगों में कभी एक सा आहार नहीं दिया जा सकता है। सभी रोगों में प्रोटीन युक्त आहार नहीं देते हैं और सभी रोगों में खनिज युक्त आहार भी नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, रोगी के लिए आहार आयोजन का उद्देश्य क्या है? संतुलित आहार देना, पोषण की कमी दूर करना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? रोगी के लिए आहार आयोजन का उद्देश्य होता है कि उसे संतुलित आहार प्राप्त हो और पोषण की कमी दूर हो। तो सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 है, अतिसार रोग में रोगी के शरीर में किसकी कमी होती है? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर जल की? अतिसार रोग में रोगी के शरीर में सबसे ज्यादा कमी होती है जल की, और जल की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूर्ण तरल आहार इनमें से क्या है? जौ का पानी, पतली दाल, आधा उबला अंडा या फिर साबूदाना खीर? तो इनमें से पूर्ण तरल आहार माना जाता है पतली दाल को। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्षय रोग में रोगी को कैसा भोजन दिया जाता है? प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त या फिर खनिज लवण युक्त? क्षय रोग में रोगी को हम लोग प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं। तो इस प्रकार से ये थे होम साइंस क्लास 10 के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।